Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study O'Clock. So do subscribe to my channel अगर अभी तक नहीं किया है and अगर कर दिया है so thank you so much and अगर नहीं किया तो please अभी के अभी करो. So in this video we're gonna talk about history. So how you can ace your history का CUET 2023 and how can you score 200 out of 200. तो हिस्ट्री बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है क्योंकि चैप्टर्स काफ़ी लेंदी होते हैं, कितने सारे होते हैं, प्लस अलग अलग बुक्स होती है. तो इसलिए ये थोड़ा टाइम डिमांडिंग है. बट अगर आपको होल्ड आ गया ना NCERT पे अच्छा, तो यू कैन ईजिली स्कोर फुल ऑन फुल, राइट. तो क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे. जैसे कि पहला क्वेश्चन है दैट द हरप्पन प्रोक्यूर्ड लैपिस लजुली. तो यहाँ से लैपिस लजुली क्योंकि एक इंपॉर्टेंट स्टोन है तो उससे आपको क्वेश्चन आ गया. तो जब भी कोई ऐसी टर्म दिखे, कोई टाइप ऑफ स्टोन है, तो उस पर एम्फेसिस डालना इंपॉर्टेंट है. फर्दर फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बताना है आपको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का. तो डायरेक्टर जनरल आपसे पूछे जा सकते हैं जितने भी हैं, किसने क्या किया है, बी क्लियर विद इट, ठीक है. फर्दर यहाँ पे पूछा गया कि टाइटल देवपुत्र या सन ऑफ गॉड किसको दिया गया था, कौन से रूलर्स को. तो हर एक टाइटल इंपॉर्टेंट है, कौन से रूलर को दिया गया, किस वजह से दिया गया, प्लस उस टाइटल का मीनिंग क्या है वो इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में से अलग अलग टाइटल्स दिए हुए हैं, तो आपको पता है कि ये चीज़ें आपको क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे. फर्दर अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मीन्स फॉर मेन टू एक्वायर वेल्थ. तो अगर टेक्स्ट में कुछ भी कहा गया है, भले वो वेदा हो, मनुस्मृति हो या किसी ब्राह्मणाज ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या कही, क्यों कही, किस पैरामीटर्स पे कही, ठीक है. तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है. फर्दर देखो, फिर से मनुस्मृति से क्वेश्चन आया था. जो भी रिलीजियस टेक्स्ट में कहा गया है, पहले वो मनुस्मृति है, आपके धर्मशास्त्रास है, तो आपको सबके एम्फेसिस डालना है, ठीक है. यहाँ पे दिए एंडोगैमी रेफर्स टू मैरिज, फिर दिखाया है. तो आपको पता है मनुस्मृति के अंदर हमारी फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस दी गई हैं, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या फॉर्म्स है, प्लस किसका क्या मतलब है. एंड उसको अगर किसी ने फॉलो नहीं किया है तो वो पता होना चाहिए कि किसने फॉलो नहीं किया एंड किस चीज़ को नहीं किया, ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन है सिलेक्ट द स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड बाय ब्राह्मणास टू एनफोर्स द नॉर्म ऑफ राइट ऑक्यूपेशन, ठीक है. तो यू हैव टू चूज़ द करेक्ट आंसर. तो वही आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे दी गई और ब्राह्मणास ने क्या क्या कोशिश करी, कैसे कोशिश करी उसको इम्प्लीमेंट करने की, राइट. तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं. यहाँ पे करेक्ट भी दिया गया, इनकरेक्ट भी दिया जा सकता था. फर्दर मैच द फॉलोइंग तो मैं आपको कहती हूँ मैच द फॉलोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट असेसेस योर सो मेनी क्वेश्चंस, राइट. तो यहाँ पे आपको एम्प्टी सीट, व्हील, शलबंजी का एलिफेंट्स वगैरह दिया गया. तो जो मोटिव्स और जो आपकी ये दिया हुआ है, तो इस पे ये जो क्वेश्चन है ये आपका बना है इमेजेस से. ये जो क्वेश्चन है ये आपका बना हुआ है इमेजेस से. तो इमेजेस पे भी एम्फेसिस करना इंपॉर्टेंट है और उसके नीचे जो लिखी है इन्फॉर्मेशन वो ऐसी नहीं दी है, उस पर एम्फेसिस करना है, ठीक है. फिर आज शहदा, सलाद, स्वयं, ज़कत, ये सब भी कहीं छोटा सा दिया हुआ था. तो आपको अगर कोई ऐसी टर्म दिख रही है जिसका ऐसे मीनिंग दिया हुआ है और आपको पता है कि वो कन्फ्यूजिंग है, तो वो वहीं से क्वेश्चन बनाएंगे जो आपके लिए कन्फ्यूजिंग है, ठीक है. तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना कि अरे यार यहाँ से का ही क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा कोई पोर्शन नहीं छोड़ना बिकॉज यू डोंट नो कि कौन सा क्वेश्चन क्या बन के आ जाए, राइट. फर्दर ये भी मैच द फॉलोइंग है आपके ट्रैवलर्स के दिए हुए. तो ट्रैवलर्स का ये भी आपका बॉक्स में रेफरेंस दिया गया था छोटा सा. कोई बच्चा छोड़ भी सकता है इसको, बट यही है कि आपको अगर फुल लेके आने हैं तो यू डोंट हैव टू इग्नोर एनीथिंग गिवन इन योर NCERT, ठीक है. तो ट्रैवलर्स कहाँ से, कौन सी कंट्री से थे, किस कंट्री में गए, किस कंट्री के बारे में लिखा, कब गए, कब आए, वो सब पता होना चाहिए. यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, आपको अरेंज करना है, ठीक है. तो असेंडिंग ऑर्डर में डायनेस्टीज दी गई है. तो आपके NCERT में खुद में लिखा है फर्स्ट डायनेस्टी वॉज दिस, सेकेंड दिस, थर्ड दिस. तो जब NCERT में फर्स्ट सेकेंड लिख दिया तो वहाँ से आसानी से क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है. अगर नहीं भी दिया हुआ फर्स्ट सेकेंड, तो भी अगर आपको लगता है कि इसकी एक पूरी लीनेज दी गई है तो उस पर आपको अच्छे से देखना है, ठीक है. फर्दर यहाँ पे क्वेश्चन है कि टाइमलाइन का दिया गया है यहीं पे फिर से क्वेश्चन कि कौन सा कैपिटल कब बना था. कैपिटल में भी आपको पता है कि वो ऐसे सीरीज़ के अंदर दिया हुआ है, पूरा एक पेज का टॉपिक है ये, एंड उसके अंदर आपको पूरा दिया हुआ है कि कौन सा कैपिटल कब बना. तो कौन सा कैपिटल कब बना, उसके स्पेशलिटी क्या थी, प्लस वहाँ पे वो सेंटर को क्यों शिफ्ट कर दिया गया था,
एंड किसने शिफ्ट किया था, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी चीज़ है ना एनसीईआरटी में दी गई है उसकी तह तक जाना, और जो एनसीईआरटी में दी है सब कुछ पता होना चाहिए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाता है, विच आर द फॉलोइंग मुगल क्वींस एंड प्रिंसेस कंट्रोल्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आपको नाम दिए गए। अब आपको पता है नदीर और रज़िया का तो कोई मेंशन ही नहीं है एनसीईआरटी में, तो बची ही 3 है ना। तो ये सब आपको इससे थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो, ठीक है। फर्दर चांदनी चौक का बाज़ार किसने डिज़ाइन किया था। तो जितने भी नेम्स आपके आते रहते हैं वो सब तो इम्पॉर्टेंट होते हैं। फर्दर अकबरनामा वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय होम। तो होम नेम्स फिर से एम्फेसिस, तो जहाँ पे भी कोई भी नेम दिया है, किंग का हो, ट्रैवलर का हो, या किसी के किंग की डॉटर क्या का हो, या कोई भी किसी ने ऑथर लिखी है, बुक लिखी है, तो उन सब पे आपको एम्फेसिस देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है पेंटिंग से रिलीफ ऑफ लखनऊ वाली से। आपको पता है कि उस चैप्टर में पूरा पेंटिंग्स का दिया हुआ रेफरेंस प्लस किस पेंटिंग का क्या मतलब है वो सब दिया गया। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते थे, क्या तो आपको पेंटिंग दे दी जाती, उससे आपको बताना था कि इस पेंटिंग का नाम क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम है, आपको पेंटिंग का नाम दिया हुआ है एंड यू हैव टू टेल दैट हु वाज द पेंटर। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये कितनी मतलब ऐसे हर एक चीज़ से डिटेल्ड है ना। तो आपको रिलीफ ऑफ लखनऊ की जो इमेजेस दी हैं ये इग्नोर नहीं करनी है कि अब एमसीक्यूज़ है क्या ही होगा। एमसीक्यूज़ में भी वो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस भी आपको पता है छोटा सा बॉक्स में दिया हुआ था। बॉक्सेस से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, सो बॉक्सेस से प्लीज़ एम्फेसिस आपको देना है। कुछ जो सोर्स बेस्ड बॉक्सेस होते हैं ना उस पे वो उनको नहीं पढ़ते हैं, वो तो आपके पैरा बेस्ड के टाइप में ही आएंगे, केस बेस्ड के टाइप में, उन पे एम्फेसिस मत देना सोर्स वाले में। बट जो ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन वाले बॉक्सेस दिए दैट आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है ऐसे पैरा से, ठीक है। 5th रिपोर्ट से ये पैरन, यू हैव टू नेम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो किसने किया इम्प्लीमेंट, ये यहाँ पे पूछा गया। फर्दर नेम्स देख लो, नेम से कितने सारे क्वेश्चन बने हैं, तो प्लीज़ नेम्स को इग्नोर मत करो। एंड इफ़ यू वांट तो किसकी लिस्ट बना लो हर एक चैप्टर की, कौन से नेम ने किसने क्या किया, ठीक है। यहाँ पे सेपरेट इलेक्ट्रोरेट्स का क्वेश्चन है, आपके लास्ट चैप्टर से दे दिया गया है। तो कुछ के आंसर्स आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे पैरा में, कुछ के आंसर्स नहीं मिलेंगे जिसका आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से देखना होगा। तो ये वाले जो ऐसे कुछ कुछ सोर्स बेस दिए हैं ना इनको रीड कर लो ताकि आपको कोई अननोन ना लगे जब आप उसे क्वेश्चन पेपर पर देखो। पर जहाँ जिस बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको तो आपको अच्छे से देखना है, याद करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया हमारे बॉक्सेस में। बाकी हिस्ट्री में यही है कि एनसीईआरटी इज़ द की, वो तो है ही हर सब्जेक्ट के लिए मैं कहती हूँ। और एनसीईआरटी को अच्छे से करना है, कुछ भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। एंड एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की अगर एक एक लाइन में भी कुछ भी लिखा है ना वो कहीं से भी आपको कोई भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। और जहाँ पे आपको लगता है कि अरे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो प्लीज़ इसमें मत रहना, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। सो जो पावर पोर्शन अगर आपको लगे भी कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता है तो आप वो भी करो, कुछ नहीं छोड़ना है आपको एनसीईआरटी से, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। एंड अगर आपने सब कुछ किया होगा ना तो फिर पक्का 200 आउट ऑफ 200 ही आएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं ऐसा एरिया, ठीक है। कितना याद रहता है एग्ज़ाम में कितना नहीं उसको बाद के बाद पे छोड़ दो, उस पर एम्फेसिस मत डालो। बट एटलीस्ट अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से एक एक लाइन वर्ड बाय वर्ड सोर्स बेस से सबसे करो। जहाँ पे भी कोई नेम है, कोई डेट है, ट्रैवलर है, ऑथर है, किसका भी एम्फेसिस है, किसी बुक की रेफरेंस है, किसी रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि मनुस्मृति, वेदा, इनकी रेफरेंस है, तो उन सब को तो और अच्छे से करना है, ठीक है। बाकी हिस्ट्री में यही है, अगर लीनेज दी गई है टाइमलाइन तो वो जानना भी इम्पॉर्टेंट है। फाइन, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप इट वॉज हेल्पफुल। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, उसके बिना कहीं मत जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।